नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। लीजिए किसान भाइयों, हम फिर हाजिर हैं एक नई जानकारी के साथ। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सघन उद्यानिकी और मछली पालन में समसामयिक कार्यों की। तो लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर नजर डालते हैं। हर राज्य का एक गांव ऑर्गेनिक हो, चने में जैविक कीट प्रबंधन, सरसों की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन, गेंदे की खेती से अधिक आय, बैंगन का बीज उत्पादन कैसे करें। हर राज्य का एक गांव ऑर्गेनिक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि वे यहां के 50% किसानों की भागीदारी नई फसल बीमा योजना में सुनिश्चित करें। सिक्किम में नई कृषि नीति पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों को पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि एक जिला या एक गांव ऑर्गेनिक हो, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। श्री मोदी ने कहा कि बड़ा लक्ष्य बनाए बगैर पहले हम ये कोशिश करना चाहिए कि एक छोटी शुरुआत की जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वच्छ भारत अभियान को खेती से जोड़ने पर भी विचार कर रही है, जिसके तहत कंपोस्ट से ऑर्गेनिक खाद बनाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना भी युवाओं को शिक्षित करने में लाभदायक होगी, जिससे वे मिट्टी के स्वास्थ्य के तकनीकी विशेषज्ञ बन सकते हैं। जिन क्षेत्रों में चने की बुआई जल्दी हो गई है, वहां पर कीट प्रबंधन के उपाय अपनाने की जरूरत है। चने को कीट रोगों से बचाने में जैविक कीट प्रबंधन ज़्यादा कारगर एवं सुरक्षित उपाय है। जिस खेत में चना बोया गया है उसके आसपास फसल अवशेषों को पूरी तरह नष्ट करें, जिससे चने की इल्ली, कटुआ इल्ली एवं तंबाकू इल्ली के अंडों को नष्ट किया जा सके। खेतों में पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार की प्रति हेक्टर 30 से 40 खूंटियाँ गाड़ें। फसल में हानिकारक कीटों की निगरानी के लिए प्रकाश प्रपंच माध्यम से कीटों को सही संख्या का आकलन किया जा सकता है। चने की खेती मिश्रित रूप से करने पर कीट प्रकोप में कमी देखी गई है। माहू कीट सरसों का नियमित कीट है, जो साल भर कीट में कहीं न कहीं उपस्थित रहता है। सरसों की फसल पर इस कीट का आक्रमण नवंबर में प्रारंभ हो जाता है। इस कीट द्वारा फसल को हानि जनवरी और फरवरी में अधिक होती है। इस कीट का शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही हानिकारक अवस्था है। काला कवक नामक रोग भी पौधों को लग जाता है। माहू के प्रकोप का प्रभाव गुणवत्ता व मात्रा दोनों में पड़ता है। माहू के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उसके शिकारी कीट को पहचान कर उसको कीटनाशकों से बचाना चाहिए। सरसों की शीघ्र पकने वाली जातियां बोना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण में फसल पर एसीफेट 75 WP 400 ग्राम प्रति हेक्टर या डाइजिनान 20 EC 1200 लीटर प्रति हेक्टर की दर से पानी में घोलकर 15 दिन के अंदर 2 से 4 बार आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। मौसमी फूलों में गेंदे का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके फूल विभिन्न रंगों व आकारों में आते हैं तथा साल भर तक मिलते रहते हैं। गेंदों का एक पौधा जो आसानी से उगाया जा सकता है और इस पर कीट पर बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। आर्थिक दृष्टि से इसकी खेती करना लाभप्रद है। इसके अलावा इसे अन्य फसलों जैसे टमाटर, मूली आदि के खेत में मेड़ों पर मिश्रित फसल के रूप में उगा सकते हैं। गेंदे का पौधा लवणता तथा अन्य प्रतिकूल अवस्थाओं का कुछ प्रतिरोधी है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए शरद ऋतु उपयुक्त पाई गई है। इसका पौधा पाले से प्रभावित होता है, इससे पौधों को बचाव करें। गेंदे से अधिकतम उत्पादन पाने के लिए उन्नत किस्म बड़े फूलों वाली जैसे अफ्रीकन गेंदा, काउन ऑफ गोल्ड पीला, जाइंट सनसेट नारंगी, स्पन येलो पीला, स्पन गोल्ड येलो पल्की इत्यादि बोना चाहिए। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए जनवरी फरवरी में बीज बोना चाहिए तथा वर्षाकालीन फसल लेने के लिए बीज मई जून माह में बो देना चाहिए। एक ऋतु में अधिक समय तक फूल लेने के लिए बीज की बुआई 15 दिन के अंतर पर की जानी चाहिए। बैंगन का बीज उत्पादन कैसे करें? स्वस्थ और अच्छी तरह से पूरे पके हुए फल चुनें। ध्यान रहे फल अधिक पका हुआ ना हो। बैंगन के बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी आधार पर बीज के लिए 200 से मीटर तथा प्रमाणित बीज हेतु 100 मीटर की आवश्यकता रहती है। बैंगन के बीज प्राप्त करने के लिए पके हुए बैंगन को पानी में धो लेते हैं, जिससे बीज अलग हो जाते हैं तथा साफ पानी में बीज को सुखाकर संग्रहित करते हैं। बीज उत्पादन में अवांछनीय पौधे, फलों, रोग ग्रसित फलों आदि को बीच बीच में समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इसमें 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज मिलता है। खबरें खेती के में किसान भाइयों, आज इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। प्रदेश की मंडियों में अनाजों के भाव इस प्रकार रहे। सरसों के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। आगर में न्यूनतम भाव 2,545 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,377 रुपए प्रति क्विंटल।
मंदसौर में न्यूनतम भाव 2,800 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,740 रुपए प्रति क्विंटल। निवाड़ी में न्यूनतम भाव 3,700 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,800 रुपए प्रति क्विंटल। सीहोर में न्यूनतम भाव 3,400 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,725 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सोयाबीन के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। दमोह में न्यूनतम भाव 3,100 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,582 रुपए प्रति क्विंटल। रतलाम में न्यूनतम भाव 3,450 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,800 रुपए प्रति क्विंटल। सुजालपुर में न्यूनतम भाव 3,300 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,680 रुपए प्रति क्विंटल। शाजापुर में न्यूनतम भाव 3,310 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,690 रुपए प्रति क्विंटल। मक्का के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। डिंडौरी में न्यूनतम भाव 1,325 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 1,325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। खरगोन में न्यूनतम भाव 1,131 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,488 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जबलपुर में न्यूनतम भाव 1,150 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। नीमच में न्यूनतम भाव 1,456 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,515 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, खेती किसानी के साथ साथ हमारे किसान भाई फल फूल सब्जियां भी उगाते हैं जो कि सघन उद्यानिकी के अंतर्गत आते हैं। सघन उद्यानिकी की फसलें अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, अत्यधिक देखरेख मांगती हैं और इनका नियमित देखभाल बहुत ज़रूरी है। आज के कार्यक्रम में हम आपको सघन उद्यानिकी के बारे में बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर AK श्रीवास्तव पवारखेड़ा से, जो कि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। कृषि विज्ञान केंद्र पवारखेड़ा में ये एक छोटा सा प्रक्षेत्र है जिसमें प्रदर्शन के आधार पर किसानों को बताया जा रहा है कि आम की सघन खेती कैसे करें। यदि आम की खेती सघन रूप से की जाए, और जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि किसान 10-10 मीटर के अंतर से लगाते थे, लेकिन अब नए तरीके से यदि वो लगाते हैं तो 2.5-2.5 मीटर के अंतर से पौधों के लगा के खेती कर सकते हैं। लेकिन ख़ास बात इसमें ये होती है कि इसमें कुछ किस्में विशेष होती हैं, उन्हीं की खेती कर सकते हैं। आम की हर किस्म की खेती सघन रूप में नहीं की जा सकती है। जैसे कि हम देख रहे हैं इस पवारखेड़ा क्षेत्र पर आम्रपाली की खेती सघन रूप में की जाती है। यदि हम दशहरी की खेती भी करें और तरीके से प्रूनिंग माने पौधे की कटाई छटाई करें तो उसकी खेती भी की जा सकती है।
और एक वैज्ञानिक खोज में ये भी देखा गया है कि यदि हम रूट स्टॉक माने जो पौधा हम तैयार करते हैं वो किसी दूसरे देसी किस्म के पौधे के ऊपर लगाते हैं तो बेलाई कोलम्बन एक जो रूट स्टॉक होता है उसके ऊपर यदि हम दशहरी या आम्रपाली या दूसरी किस्मों को लगाएं तो पौधे छोटे होते हैं और उनकी सघन बागवानी की जा सकती है। सघन बागवानी लगाने के साथ में हमारा उद्देश्य ये है कि उससे किसान को कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है और जल्दी उत्पादन प्राप्त होता है। वैसे हम इसके बीच में छोटी मोटी अंतर्वर्ती खेती भी कर सकते हैं, जैसे कि दाल वाली फसलें लगा सकते हैं जिससे खरपतवार कम हो। वैसे इसको सघन बागवानी में जो घास के मैदान होते हैं उनमें ही विशेष रूप से लगाया जाता है। और जब प्लेन क्षेत्र में हमने चुनाव कर लिया तो ये भी देखें कि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था क्या है। यहाँ जो हम गड्ढे का आकार लगाएं तैयार करेंगे तो वो लगभग 1 घन मीटर का मान 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा होना चाहिए। किस मिट्टी में कौन सा फल होता है वो हमें लगाना होता है, लेकिन आम के लिए भी हम जब लगाते हैं तो वहाँ की ज़मीन का परीक्षण करना ज़रूरी होता है। जो हम 1 घन मीटर आकार का गड्ढा तैयार कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसमें विभिन्न परतें होती हैं और 15 से 30 सेंटीमीटर और 30 से 60 और 60 से 90 और 90 से 120 और 120 से 150 इस तरीके से अलग अलग परतों में हम 5-6 तरीके से उस मिट्टी को इकट्ठा करते हैं और अलग अलग थैलियों में रख के उसका टेस्ट कराते हैं। इससे पता लगता है कि किस परत में किस प्रकार की तत्वों की कमी है या ज़्यादा है, जो उसकी उपस्थिति के बारे में पता लग जाता है। उसके बाद गड्ढे का भराव करते हैं। जो मिट्टी वहाँ से हम निकाली है उसमें से ऊपर वाली आधी मिट्टी अलग रखते हैं और नीचे वाली आधी मिट्टी अलग रखते हैं। और जो ऊपर वाली मिट्टी होती है उसमें ही उतना गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 25 से 30 किलोग्राम होना चाहिए और बाकी जो खाद के साथ साथ उर्वरक की मात्रा लगभग 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटास मिट्टी में मिला के और थोड़ा सा फ्यूरेडान या जो नीम की खली वगैरह होती है वो कीटों को रोकने के लिए रखते हैं। तो उसको मिट्टी में मिला के वो घर भर देते हैं और उसके बाद हम पौधे का रोपण करते हैं। ये पौधों का रोपण हमें जुलाई के महीने में करना होता है, जब बरसात थोड़ी छट जाती है। शुरू में जब बरसात होती है तो तेज़ी से पानी गिरता है, उसके बाद स्थिर हो जाती है और हम उसको लगाते हैं पौधे को तो पौधा अच्छे से हो जाता है। ये जो पौधा लगाया गया है ये लगभग हमारी ऊंचाई का है और इसमें फूल भी आ चुके हैं और जो फूल आ रहे हैं तो इनमें फल भी आएंगे। तो इस आकार के पौधे जब हो जाते हैं तो इसमें फल आना शुरू हो जाते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी बगल में देख रहे थे पौधे छोटे थे और यदि इनमें भी फूल आते हैं, जैसे ये ग्राफ्टेड पौधे होते हैं तो इनमें फूल आते हैं तो उनको तोड़ देना है, लेकिन जब इस आकार के पौधे हो जाते हैं तो इन फूलों को नहीं तोड़ना है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि आम में एक बंधा रोग आता है और बंधा रोग की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि हम अक्टूबर के महीने में नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 200 ppm का घोल बना के यदि छिड़कते हैं तो बंधा रोग नहीं आता। क्या होता है कि अक्टूबर के महीने में जो ये फूल हैं इनका निकलने की शुरुआत अंदरूनी तरीके से शुरू हो जाती है। इनमें हार्मोन डेवलप हो जाते हैं, जैसे ये देख रहे हैं इसमें अभी नहीं है लेकिन इसमें है, तो इसमें शुरुआत है लेकिन इसमें अभी नहीं है, क्योंकि एक पौधा एक साथ आना चाहिए लेकिन इसमें नहीं आया। लेकिन जब इसमें आएगा तो इसी तरीके से, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये गुच्छा बन जाता है और जब गुच्छा बन जाता है तो क्या होता है कि इसमें मेल फ्लावर या नर पुष्प ज़्यादा होते हैं और फल कम बनते हैं। और क्या होता है कि इसमें और भी चींटियां हैं या फंगस है जिनके कारण ये बंधा रोग होता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इम्बैलेंस भी होता है हार्मोन्स का और जो वृद्धि नियामक तत्व और वृद्धि कारक तत्व दोनों का ये हार्मोन कभी कभी जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NaA का घोल यदि हम छिड़कते हैं तो वो प्रमोट करता है और फूल तरीके से आते हैं और फल बनते हैं।
इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हम अमरूद की खेती भी कर सकते हैं। जो आप बगल में देख रहे हैं कि अमरूद की बागवानी भी की जा रही है। तो हम कैसे इसकी बागवानी या मीडो आर्चर्ड विशेष रूप से इसको कहा जाता है, तो इसकी खेती करेंगे। तो जैसे हमने आम में बताया, ऐसे ही मिट्टी का परीक्षण इसमें भी करते हैं। तो जहाँ हम गड्ढा तैयार करते हैं, इसमें हम लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा करते हैं और इसमें हम 2-2 मीटर के अंतर से कर सकते हैं। इसमें जो किस्मों का हम चुनाव करते हैं वो विशेष रूप से हमने जो यहाँ लगाया है इलाहाबादी सफ़ेदा, इसके अलावा लखनऊ 49 है और भी नई किस्में अभी आ चुकी हैं, उनका भी हम चुनाव कर सकते हैं और हम इनको लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं कि ये हमने बहुत क्लोज प्लांटिंग माने इनकी भी सघन खेती की हुई है और ये लगभग 3-4 साल के पौधे हो चुके हैं और इसमें भी प्रूनिंग ट्रेनिंग यदि की जाती है तो हम आसानी से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ख़ास बात इसमें ये है कि जो पुरानी शाखाएं होती हैं उनमें फल या फूल कम आते हैं, या तो आते ही नहीं, या फिर इसमें क्या है कि रोगग्रस्त या कीड़ों से ग्रस्त ये शाखाएं होती हैं। तो इनकी कटाई छटाई करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी शाखाएं होने के लिए प्रेरित करते हैं और जब हम कटाई छटाई कर लेते हैं तो इसकी पुताई भी हमें बोर्डो पेस्ट से करना चाहिए। बोर्डो पेस्ट बनाने के लिए भी एक विधि है जिसमें 50-50 के हिसाब से कॉपर सल्फेट, चूना और पानी तो इस तरीके से हम ले लेते हैं, इनका अनुपात बना के घोल तैयार कर लेते हैं और घोल से जो पेंट या घोल दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो उसकी या तो हम छिड़काव करते हैं या फिर इसकी तने की पुताई कर देते हैं। तो क्या होता है कि इसमें यदि किसी प्रकार की कवक वगैरह होती है तो वो नष्ट हो जाती है। वो बोर्डो पेस्ट रामबाण दवा है और सबसे सस्ती है, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और जो शाखाएं जैसे काट रहे हैं उस पर हमें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जितना वातावरण में फंगस होती है वो आके उस पर बैठती है। तो यदि हम उसकी तुरंत पुताई कर देते हैं तो वो चीज़ नहीं होती। तो इस प्रकार से हम सघन बागवानी करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो शाखाएं या पत्ते वगैरह इसके नीचे डाल देते हैं तो ये एक नमी संरक्षण का काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो खरपतवार या कचरा नीचे उगता है वो भी नहीं उगता, तो इसको मल्च के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हम इसके नीचे पड़े रहने देंगे और इसके बाद देखेंगे कि जब ये सड़ जाएगा तो इसकी जो शाखाएं हैं उसको निकाल लेंगे, पत्तों को यहीं छोड़ देंगे, तो ये मल्च का काम करेगा और अमरूद की सघन बागवानी भी की जा सकती है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, मछली पालन एक बहुत अधिक संवेदनशील व्यवसाय है जिसको शुरू करने से पहले आपको संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए।
मछली पालन में समसामयिक कार्य कैसे किए जाए, आज के कार्यक्रम का विशेष रूप से यही विषय है। इस विषय पर हम विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे हमारे विशेषज्ञ राजीव श्रीवास्तव जी से, जो कि आपको बताएंगे कि मछली पालन में सामयिक कार्य कैसे किए जाए। मछली पालन कम समय में कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाले व्यवसाय के रूप में स्थापित हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में इसकी बहुत अहम भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कुपोषण की समस्या पर निजात पाई जा सकती है, वहीं बेरोजगारी दूर करने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बन चुका है। मछली पालन विभाग में बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जाता है और उन योजनाओं के माध्यम से हमारे मत्स्य कृषकों को लगातार लाभान्वित किया जाता रहा है। मैं आपको मत्स्य विभाग की योजनाओं के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जल क्षेत्र का आवंटन हमारे प्रदेश में किस प्रकार त्रिस्तरीय पंचायती माध्यम के द्वारा किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 0 से 10 हेक्टेयर तक के जितने तालाब हैं, उनका स्वामित्व ग्राम पंचायत के अधीन रहता है, यानी उनका उसकी विज्ञप्ति जारी करना और ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले उनके अधीन आने वाले तालाबों का चूँकि स्वामित्व उनके पास है, तो वो ठहराव प्रस्ताव करके वो अपनी एकलनस्थी सहायक संचालक मत्स्य उद्योग के पास जिले में भेजते हैं। वहाँ से वो सीओ साहब के मतलब मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो जिला पंचायत के हैं, उनके द्वारा और कलेक्टर महोदय के द्वारा वो पट्टा कर दिया जाता है। ठीक इस प्रकार की प्रक्रिया 100 हेक्टेयर 0 से 10 हेक्टेयर तक के बारे में मैंने आपको बताया। 10 हेक्टेयर से जो ऊपर तालाब है और 100 हेक्टेयर के अंदर है, उनको उनका स्वामित्व जनपद पंचायत के अधीन रहता है और इसका स्वामित्व चूँकि जनपद के माध्यम से किया जाता है, तो विज्ञप्ति भी जनपद के माध्यम से जारी की जाती है। और जो 100 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर तक के जितने तालाब हैं, उनका स्वामित्व जिला पंचायत के अधीन रहता है, तो उसका पूरी ही कार्रवाई जिला पंचायत के माध्यम से की जाती है। तो ये रही जल क्षेत्र के आवंटन की बात। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मत्स्य विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में। मत्स्य विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें जो मुख्य भूमिका इन योजनाओं की है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करती हैं, उसमें सबसे प्रमुख है शिक्षण प्रशिक्षण। सबसे पहले हम किसान को इस विषय में प्रशिक्षित करते हैं कि नई तकनीक से वो अवगत हो सके और मत्स्य पालन किस प्रकार कर सकते हैं जिससे उसको अधिक से अधिक मुनाफा हो। इसके लिए 15 दिवसीय प्रशिक्षण अभी वर्तमान में दिया जा रहा है। इसमें 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसे भत्ता दिया जाता है और 400 रुपये का नायलॉन मुफ्त में दिया जाता है उसको जाल बनने का, नाव चलाने का और कौन कौन सी मछलियों के प्रजातियों का वो चयन करे, अपने तालाब में डाले, उसको क्या खाना दे, उसमें प्लैंकटन किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है, जो जीवित आहार है मछलियों का, इस बारे में उसको विस्तृत जानकारी दी जाती है। दूसरी बात, इसके अलावा जो दूसरी योजना हमारे विभाग में संचालित की जा रही है, वो है मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा। जैसा कि आप जानते हैं कि मछली पालन एक बहुत ही जोखिम भरा कार्य है। इसमें हमेशा किसान को दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, आशंका बनी रहती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इनको हम अपने मत्स्य कृषकों का दुर्घटना बीमा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मत्स्य कृषक को कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ता। इसके लिए अगर मतलब कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसमें अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसमें जो बीमित व्यक्ति का आश्रित है उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। स्थायी अपंगता आने पे 2 लाख रुपए और अगर अस्थायी अपंगता आती है तो 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बराबर केंद्रांश और राज्यांश मिलाया जाता है, जिससे कि मत्स्य कृषकों का दुर्घटना बीमा किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे महत्वपूर्ण योजना है वो मत्स्य कृषक विकास अभिकरण की है। मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना अंतर्गत हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं की भूमि पर तालाब बनाने का कार्य विभाग के माध्यम से किया जाता है। इसमें 3.5 लाख रुपए का बैंक ऋण स्वीकृत कराकर उसमें अगर सामान्य जाति का कोई मत्स्य कृषक है तो उसे 20% अनुदान और अगर आदिवासी या अनुसूचित जाति का
हमारे कृषक भाई हैं तो उनको 25% अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 50,000 रुपये का उसे इनपुट्स के लिए मत्स्य बीज खाद क्रय करने के लिए 50,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें किसान को बैंक के द्वारा 3.5 लाख रुपए का इस प्रकार केस बना के दिया जाता है। तालाब सुधार के लिए भी 75,000 रुपये का अलग से राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये रही मत्स्य कृषक विकास अभिकरण की योजना के बारे में मैंने आपको बताया। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, जाने का समय हो चला है, परंतु जाने से पहले आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। यदि किसान भाई आपके कोई सुझाव हैं, पत्राचार करना चाहते हैं तो इस पते पर हमें सूचित करें। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।